हाय, आप सभी का वेलकम है हमारे अपने यूट्यूब चैनल फिजियो क्लासेस पे। माय नेम मनीषा सनी। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोमैकेनिक्स का न्यू टॉपिक जिसका नेम है टिश्यू बायोमैकेनिक्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू क्या है तो अपन बोल सकते हैं टिश्यू इज कनेक्ट सपोर्ट बाइंड और सेपरेट अदर टिश्यू और organ typically having relatively few cells embedded in an amorphous matrix often the collagen और other fibers। मतलब टिश्यू क्या होते हैं कनेक्टिव टिश्यू जो क्या करते हैं कनेक्ट करते हैं, सेपरेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं एंड बाइंड करते हैं अदर टिश्यू और ऑर्गन के साथ। ये क्या होते हैं having relatively few cells embedded in an amorphous matrix, यानी इनका मैट्रिक्स होता है, इनके अंदर रिलेटिवली फ्यू सेल्स प्रेजेंट होती है एंड कुछ कोलेजन एंड अदर फाइबर्स भी प्रेजेंट होते हैं इनके मैट्रिक्स में। तो अब अपन देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो देखो 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है अपने कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, देन सेकंड होता है कार्टिलेज, देन थर्ड होता है बोन एंड फोर्थ होता है ब्लड। अब इनके भी अंदर सब डिविजन्स हैं जो अपन को फॉलोइंग दिखा रखे हैं। अब आगे देखते हैं। ये है कनेक्टिव टिश्यू सेल टाइप। ये जो अपने कनेक्टिव टिश्यू है वो किस सेल टाइप के हैं तो ये फिगर में दिख पा रहा है। अब देखते हैं कि जो अपने कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उनके अंदर वाटर कंटेंट कितना है। तो देखते हैं फर्स्ट अपने बोन के अंदर 25% वाटर प्रेजेंट होता है, कार्टिलेज के अंदर 60 to 85% प्रेजेंट होता है, लिगामेंट में 70% प्रेजेंट होता है, टेंडन में 60 to 75% होता है, कैप्सूल में 70% होता है एंड मेनिस्कई में 70 to 78% तक प्रेजेंट होता है। अब देखते हैं अपन लिगामेंट टफ फाइब्रस बैंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। लिगामेंट क्या होता है टफ फाइब्रस बैंड होता है कनेक्टिव टिश्यू का, दैट सर्व्स टू सपोर्ट एंड इंटरनल ऑर्गन्स। ये क्या करता है सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है इंटरनल ऑर्गन्स को एंड होल्ड करके रखता है बोन्स को टुगेदर इन प्रॉपर आर्टिकुलेशन एट द जॉइंट। मतलब जो जॉइंट होता है उसके प्रॉपर आर्टिकुलेशन के साथ बोन को कनेक्ट करके रखता है। एंड लिगामेंट इज composed of dense fibrous band of collagen fiber and spindle shaped cell known as fibrocyte। मतलब ये क्या बोल रहा है कि एक लिगामेंट होता है वो कंपोज्ड करता है क्या क्या कंपोज करता है डेंस फाइब्रस बंडल्स ऑफ कोलेजन फाइबर्स को एंड स्पिंडल शेप सेल जिनको अपन बोल सकते हैं फाइब्रोकार्टिलेज इनको विथ लिटिल ग्राउंड सब्सटेंस। लिगामेंट में बी ऑफ 2 मेजर टाइप। अब लिगामेंट होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है वाइट लिगामेंट, देन सेकंड है येलो लिगामेंट। अब देखते हैं जो वाइट लिगामेंट होता है इसके अंदर रिच इन कोलेजन फाइबर, इसके अंदर ज़्यादा अमाउंट के अंदर कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं विच आर स्टडी एंड इन इलास्टिक। और जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं ये इन इलास्टिक होते हैं। और जो येलो लिगामेंट होते हैं उसके अंदर ज़्यादा अमाउंट के अंदर इलास्टिक फाइबर्स पाए जाते हैं विच आर क्वाइट थ्रू दे अलाउ इलास्टिक मूवमेंट। और ये क्या करते हैं इलास्टिक मूवमेंट को प्रोवाइड करवाते हैं, मतलब कि फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं। अब देखते हैं टेंडन आर कनेक्टिव टिश्यू। टेंडन क्या है टेंडन भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। ये क्या करता है ट्रांसमिट द मैकेनिकल फोर्स ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन टू द बोन। ये क्या करता है जो मैकेनिकल फोर्स होता है उसको मसल कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू बोन में ट्रांसमिट करता है। टेंडन इज फ्रीली कनेक्टेड टू मसल फाइबर एट वन एंड। जो टेंडन होता है ये क्या करता है वन एंड से तो मसल से कनेक्ट होता है एंड अदर एंड पे बोन से कनेक्ट होता है। एट इट्स अदर एंड टेंडन आर रिमार्केबली स्ट्रॉन्ग हैविंग वन ऑफ हाइएस्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ फाउंड अमोंग सॉफ्ट टिश्यू। जो टेंडन होते हैं ये क्या होते हैं स्ट्रॉन्ग होते हैं, इनके अंदर हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रेजेंट होती है कंपैरिजन टू अदर सॉफ्ट टिश्यू। देयर ग्रेट स्ट्रेंथ विच इज नेसेसरी फॉर withstanding the stress generating by मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। जो इसकी जो
विथस्टैंडिंग ऑफ स्ट्रेस जनरेटेड बाय मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो अपन स्ट्रेंथ जनरेट कर रहे हैं उसके लिए टेंडन का स्ट्रॉन्ग होना नेसेसरी है। इज एट्रीब्यूट टू द हायर आर्चियस सरफेस पैरेलल ओरिजिनेशन एंड टिश्यू कॉम्पोजिशन ऑफ अदर टेंडन फाइबर्स। ठीक है, अब अपन देखते हैं डिफरेंस बिटवीन टेंडन एंड लिगामेंट। तो देखिए, फर्स्ट है कनेक्ट मसल टू बोन। जो टेंडन होते हैं ये क्या करते हैं, मसल को बोन से कनेक्ट करते हैं, जबकि लिगामेंट क्या होते हैं, ये बोन टू बोन को कनेक्ट करके रखते हैं। ठीक है, इट्स मैट्रिक कंसिस्ट वाइट फाइब्रस लिगामेंट। जो टेंडन होता है इनका जो मैट्रिक्स होता है उसके अंदर वाइट फाइबर प्रेजेंट होते हैं जो कि इन इलास्टिक होते हैं, और जो लिगामेंट होते हैं इसके अंदर इलास्टिक फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि इनके मैट्रिक्स के अंदर येलो इलास्टिक फाइबर प्रेजेंट होते हैं जो कि मूवमेंट प्रोवाइड करवाते हैं। अब देखते हैं आगे, टफ एंड डू नॉट स्ट्रेच। जो टेंडन होते हैं ये टफ होते हैं, स्ट्रेच नहीं हो पाते, और जो कि लिगामेंट होते हैं ये स्ट्रेच हो पाते हैं, ये इलास्टिक होते हैं। They don't stretch when the muscle contract to move to bone। अब जो टेंडन है ये क्या होते हैं, स्ट्रेच नहीं होते हैं, और ये जो लिगामेंट होते हैं ये क्या करते हैं, ये इलास्टिक होते हैं, इसलिए ये मूवमेंट को जॉइंट पे अलाउ करते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं कार्टिलेज। Cartilage is a connective tissue consisting of a dense matrix of collagen fibers and elastic fibers embedded in a rubbery ground substance। जो कार्टिलेज होते हैं ये क्या होते हैं, एक कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जो कंसिस्ट करते हैं ए डेंस मैट्रिक ऑफ कोलेजन फाइबर्स। जिनका मैट्रिक्स होता है इसके अंदर क्या होते हैं, डेंस कोलेजन फाइबर्स एंड इलास्टिक फाइबर्स रबरी सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं। द मैट्रिक्स इज प्रोड्यूस्ड बाय सेल कॉल्ड कॉन्ड्रोब्लास्ट। अब ये मैट्रिक्स होता है ये प्रोड्यूस होता है कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल से, विच बिकम एम्बेडेड इन मैट्रिक्स एज कॉन्ड्रोसाइट। ये क्या करते हैं, विच बिकम एम्बेडेड इन मैट्रिक्स एज कॉन्ड्रोसाइट्स। अब नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज मैच्योर कार्टिलेज सेल आर कॉल्ड कॉन्ड्रोसाइट्स। कॉन्ड्रोसाइट किसे बोलते हैं, कार्टिलेज की जो मैच्योर सेल होती है इसको कॉन्ड्रोसाइट बोलते हैं। दे अकर आइदर सिंगल और इन ग्रुप। ये या तो सिंगल प्रेजेंट हो सकती है या फिर ग्रुप में भी प्रेजेंट हो सकती है। विद इन स्पेस कैल्ड लैक्यून इन द मैट्रिक्स। The surface of most of the cartilage in the body is surrounded by a membrane of dense irregular connective tissue called perichondrium। मतलब पेरिकॉन्ड्रियम किसे बोलते हैं, कि जो कार्टिलेज होता है उसके सराउंड के अंदर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की, इसे अपन बोलते हैं पेरिकॉन्ड्रियम। दिस इज इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर especially because cartilage consists no blood vessels or nerve except in perichondrium। perichondrium cartilage ही only ऐसा cartilage है जिसके अंदर blood supply एंड nerve supply present होती है, अदरवाइज बॉडी के अंदर किसी भी cartilage के अंदर blood supply एंड nerve supply present नहीं होती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं टाइप ऑफ कार्टिलेज। तो फर्स्ट आता है अपने हाईलाइन कार्टिलेज। तो देखते हैं, where in the body is hyaline cartilage tissue is present। तो देखो, hyaline cartilage is most abundant of the 3 type of cartilage। मतलब कि कार्टिलेज होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है हाईलाइन कार्टिलेज, देन होता है इलास्टिक, और एक होता है थर्ड फाइब्रस। तो जो 3 कार्टिलेज है उनके अंदर हाईलाइन कार्टिलेज सबसे मोस्ट अबंडेंट कार्टिलेज होता है। इट इज़ फाउंड इन मैनी लोकेशन इन द बॉडी इंक्लूडिंग। अब ये बॉडी के अंदर कौन कौन से पार्ट में प्रेजेंट होता है हाईलाइन कार्टिलेज। तो देखो, फर्स्ट ये प्रेजेंट होता है ब्रोंकियाई में, ब्रोंकियल ट्यूब में, कोस्टल कार्टिलेज में, लैरिंग्स में, नोज में एंड ट्रैकिया में।
अब आगे देखते हैं कवरिंग ऑफ सरफेस ऑफ बोन्स एट जॉइंट स्पेशली इन एरिया वेयर डिमांड ड्यू टू वियर may लीड टू osteoarthritis इंक्लूडिंग एग्जाम्पल end of the long bones and also can anterior end of ribs. Embryonic skeletal. अब देखते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज टिश्यू। जो हाइलाइन कार्टिलेज टिश्यू होता है उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है तो देखते हैं हाइलाइन कार्टिलेज कंसिस्ट ऑफ ए ब्लूइश white shiny ground elastic material which a matrix of chondroitin sulfate into which may fine collagen fibers are abundant. It contain numerous chondrocyte. जो हाइलाइन कार्टिलेज होता है इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है ब्लूइश वाइट शाइनी ग्राउंड इलास्टिक सबस्टेंस और साथ ही साथ इसके अंदर फाइन कोलेजन फाइबर्स भी प्रेजेंट होते हैं और इसका ये क्या कहता है कंटेन करता है न्यूमरस कॉन्ड्रोसाइट्स को भी। ठीक है, अब देखते हैं 3 द फंक्शन ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज टिश्यू। जो हाइलाइन कार्टिलेज टिश्यू होता है उसके फंक्शन देखते हैं तो हाइलाइन कार्टिलेज टिश्यू प्रोवाइड स्मूथ सरफेस प्रोवाइड करवाता है, फिर enabling tissue to move slide easy over each other example facilitating smooth movement at joint। ये क्या कहता है जॉइंट होता है उसमें फैसिलिटेटिंग स्मूथ मूवमेंट प्रोड्यूस करता है। इट इज आल्सो प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी एंड सपोर्ट और ये क्या करता है जॉइंट को फ्लेक्सिबिलिटी एंड सपोर्ट भी प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, अब देखते हैं अपन फाइब्रो कार्टिलेज जो कि सेकंड नंबर का कार्टिलेज है तो देखते हैं वेयर इन द बॉडी इज फाइब्रो कार्टिलेज इज प्रेजेंट। तो देखते हैं एग्जाम्पल इंक्लूडिंग कैली which is the tissue formed between the end of the bone at the site of the healing fracture। इंटरवर्टिब्रल डिस्क के अंदर भी प्रेजेंट होता है फाइब्रोकार्टिलेज, मेनिस्काई में प्रेजेंट होता है, प्यूबिक सिम्फाइसिस में प्रेजेंट होता है विच इज पोजिशन एट विच द हिप बोन जॉइन एट द फ्रंट ऑफ द बॉडी। ठीक है, आल्सो इन द प्रॉपर्टी also in the portion of the tendon that insert into the cartilage tissue especially at the joint। अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फाइब्रोकार्टिलेज टिश्यू। तो देखो फाइब्रोकार्टिलेज इज ए टफ फॉर्म ऑफ कार्टिलेज। जो भी कार्टिलेज होते हैं उनके अंदर जो फाइब्रोकार्टिलेज होता है ये टफ फॉर्म होती है कार्टिलेज की दैट कंसिस्ट ऑफ कॉन्ड्रोसाइट। ये करता है कॉन्ड्रोसाइट को कंसिस्ट करता है स्कैटर्ड अमाउंट द क्लियरली विजिबल डेंस बंडल्स ऑफ कोलेजन फाइबर्स विद इन द मैट्रिक्स। जो इनका मैट्रिक्स होता है इसके अंदर डेंस बंडल ऑफ कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। फाइब्रोकार्टिलेज लैक ए पेरिकॉन्ड्रियम। जो फाइब्रोकार्टिलेज होता है इसके अंदर क्या होता है लैक ऑफ पेरिकॉन्ड्रियम। अब देखते हैं इलास्टिक कार्टिलेज जो कि थर्ड टाइप है कार्टिलेज का। तो देखो फर्स्ट वियर इन द बॉडी इज इलास्टिक कार्टिलेज टिश्यू। तो देखो कहाँ प्रेजेंट होता है इलास्टिक कार्टिलेज ऑडिटरी ट्यूब में, एक्सटर्नल एयर में, एपिग्लोटिस में। अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज। इन इलास्टिक कार्टिलेज विच इज येलोविश इन कलर। जो इलास्टिक कार्टिलेज होता है ये क्या होता है येलोविश होता है, मतलब कि इसके अंदर जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं वो इलास्टिक होते हैं। द कार्टिलेज सेल्स एंड लोकेटेड इन द थियर्ड लाइक नेटवर्क ऑफ इलास्टिक फाइबर्स। इसके अंदर जो सेल होती है उस ये वो क्या आती है थियर्ड लाइक नेटवर्क होता है इलास्टिक फाइबर्स का विद इन द मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज। ठीक है, ए पेरिकॉन्ड्रियम इज प्रेजेंट। अब देखते हैं फंक्शन ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज टिश्यू। इलास्टिक कार्टिलेज प्रोवाइड सपोर्ट टू सराउंडिंग स्ट्रक्चर एंड हेल्प टू डिफाइन द मेंटेन द शेप ऑफ एरिया इन विच इज प्रेजेंट। एग्जाम्पल एक्सटर्नल ईयर। ठीक है, अब देखते हैं बोन। बोन इज ए हार्डेस्ट ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। जो भी इतने अपन ने जितने भी कनेक्टिव टिश्यू देखे हैं उनके अंदर बोन ही ओनली ऐसी कनेक्टिव टिश्यू है जो कि हार्ड होती है ना। द ऑर्गेनिक फाइबर्स ECM इज इम्प्रेगमेंटेड इन
with the inorganic materials, primarily hydroxy apatite. The organic material primary type first collision given bone is flexibility. ठीक है, where in inorganic materials give bone its compressive strength. ये क्या बोल रहा है, जो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, मतलब जो प्राइमरी टाइप फर्स्ट कोलेजन फाइबर्स होते हैं, ये क्या करते हैं, बोन को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं, और जो इनऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं ये बोन को कंप्रेसिव स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। द इनर मोस्ट लेयर इज कैल्ड कैंसेलियस बोन एंड आउटर लेयर इज कैल्ड कम्पैक्ट या फिर कॉर्टिकल बोन। मतलब बोन की दो कवरिंग होती है, एक तो इनर मोस्ट होती है, एक आउटर मोस्ट होती है। जो इनर मोस्ट वाली होती है उसको तो कैंसेलियम बोन बोलते हैं, एंड जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है उसको बोलते हैं कम्पैक्ट या फिर कॉर्टिकल बोन। ठीक है, अब देखते हैं अपन कैंसेलस बोन को। In cancellous bone, the calcified tissue form within plate called the trabecula that are laid down to respond to stress and placed on the bone. The loading history of the trabecula, including the loading from the multidirectional, has been suggested to influence the distribution of tissue density and trabecular organization. अब सेकेंड देखते हैं cortical bone या फिर compact bone. The cancellous bone is covered by a thin layer of dense compact bone called cortical bone. मतलब जो कैंसेलियस बोन होती है उसके ऊपर जो थिन लेयर होती है डेंस फाइबर्स की, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, कॉर्टिकल बोन, विच इज लाइड डाउन इन कनेक्टिव लेयर्स। ठीक है, अब देखते हैं पेरियोस्टियम। द मेम्ब्रेन कवर द एंटायर बोन एक्सेप्ट द आर्टिकुलेटिंग सरफेस। मतलब कि आर्टिकुलेटिंग सरफेस के अलावा बोन को जो मेम्ब्रेन कवर करती है उसको बोलते हैं पेरियोस्टियम। पेरी मतलब आउटर मोस्ट कवरिंग, ओस्टियम मतलब बोन, तो इट्स कॉल्ड पेरियोस्टियम। द पेरियोस्टियम इज वेल वेस्कुलराइज्ड एंड कंटेन मैनी कैपिलरीज दैट प्रोवाइड न्यूट्रिशमेंट फॉर द बोन। मतलब ये क्या बोल रहा है, जो पेरियोस्टियम होती है उसके अंदर वेल डेवलप वेस्कुलराइज सप्लाई प्रेजेंट होती है एंड कंटेन मैनी कैपिलरी एंड ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है, जो ये क्या करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती है बोन को। इट थ्रू एक्ट द रिजर्वियर ऑफ फॉर सेल नीडेड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर। ये क्या करती है, बोन की ग्रोथ में एंड उसके रिपेयरमेंट के अंदर नेसेसरी रहती है। डैमेज टू द पेरियोस्टियम एज ए रिजल्ट ऑफ ट्यूमा। अब क्या बोलते हैं, डैमेज जाती है पेरियोस्टियम अगर किसी ट्यूमा की वजह से या फिर सर्जरी की वजह से, विल डिक्रीज द हीलिंग कैपेसिटी ऑफ बोन। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो बोन की हीलिंग कैपेसिटी होती है वो भी डिक्रीज होने लगती है। ठीक है, अब देखते हैं वॉल्व स्लो। बोन रिमांड्स थ्रू आउट लाइफ एज इट responds to external force such as the pull and tendon and the weight of the body during the functional activity. Application of external force repetitively or over time can use osteoblast cavity to increase and as a result bone mass increase. अब देखते हैं जनरल प्रॉपर्टी ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। जो भी कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उनकी जनरल प्रॉपर्टी क्या होती है, तो वो अपन देखते हैं। हेटेरोजेनस कनेक्टिव टिश्यू डिस्प्ले वेरी डिफरेंट बिहेवियर डिपेंडिंग ऑन द नेचुरल एंड डायरेक्शन ऑफ द एप्लीकेशन फोर्स एंड आर कॉल्ड द एनिसोट्रोपिक। Connective tissue are described as heterogeneous because they are composed of the varied and the solid semi-solid component. ये क्या हो रहा है, जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं ये डिस्क्राइब होते हैं एज हेटेरोजेनस क्योंकि दे आर कंपोज्ड ऑफ ए वैरायटी ऑफ सॉलिड एंड सेमी सॉलिड कंपोनेंट। क्योंकि ये क्या होते हैं, बने होते हैं सॉलिड एंड सेमी सॉलिड कंपोनेंट से। द फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चरल एज विल डिपेंड ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ द डिफरेंट कंपोनेंट।
the varying property of each component in the structure and the interaction among these components. अब देखते हैं अपन मैकेनिकल बिहेवियर, फोर्स एंड एनलॉगमेंट। तो देखो डायग्राम में दिख पा रहा है, द फोर्स वैल्यूज इन द लोड डिफॉर्मेशन कर्व डिपेंडिंग ऑन बोथ द साइज ऑफ द स्ट्रक्चर एंड इट्स composition. Larger structure will be able to withstand more force and a longer structure will elongate further when a force is applied. If two tissues are composed of a same material, a large tissue will have greater tensile strength and longer tissue will have less. ये क्या बोल रहा है कि टू टिश्यू आर कंपोज्ड ऑफ सम मटेरियल्स, यानी अपन ऐसे बोल सकते हैं कि दो टिश्यू लेते हैं अपन जो कि सेम मटेरियल से बने हुए हैं। अब ये क्या बोल रहा है कि ए लार्ज टिश्यू विल हैज़ ग्रेटर टेंसाइल, जो लार्ज टिश्यू होगा उसके अंदर ज़्यादा ग्रेटर टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रेजेंट होगी, जबकि जो लॉन्ग टिश्यू होगा उसके अंदर लेस स्टिफनेस प्रेजेंट होगी। ठीक है, देखो फिगर में दिख पा रहा है। अब देखते हैं स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। व्हेन लोड आर अप्लाइड टू ए स्ट्रक्चर एंड मटेरियल एंड इंटरनल रेजिस्टेंस टू दैट डिफॉर्मेशन टू प्रोड्यूस इन द स्ट्रक्चर और मटेरियल द इंटरनल रिएक्शन टू द अप्लाइड फोर्स स्केल स्ट्रेस। मतलब कि जब अपन किसी ऑब्जेक्ट पे व्हेन द लोड आर अप्लाइड टू स्ट्रक्चर और मटेरियल, जब अपन किसी स्ट्रक्चर या मटेरियल के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, बाहर से लोड देते हैं उसमें, तो जो वो ऑब्जेक्ट या फिर स्ट्रक्चर है, जो भी स्ट्रक्चर है, जो मटेरियल है, वो क्या करता है, इंटरनली रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो इसको ही अपन बोलते हैं जो इंटरनल रिएक्शन हो रही है अप्लाइड फोर्स, तो इसी फोर्स को अपन क्या बोलते हैं, स्ट्रेस। स्ट्रेस इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट ऑफ क्रॉस सेक्शनल मटेरियल। जो स्ट्रेस होता है इसको कैसे डिफाइन करते हैं, एज ए फोर्स पर यूनिट ऑफ क्रॉस सेक्शनल मटेरियल एंड कैन बी एक्सप्रेस्ड मैथमेटिकली इन फॉलोइंग फॉर्मूला वेयर एज स्ट्रेस। अब अपन मैथमेटिकली फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखें तो अपन बोल सकते हैं कि एस को डिनोट करते हैं स्ट्रेस, और जो फोर्स होता है उसको डिनोट करते हैं एफ से, एरिया को ए से। ठीक है, रिलेटिवली डिफॉर्मेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल दैट अकम्पनी द स्ट्रेस इज रेफर्ड टू एज स्ट्रेन। ये क्या बोल रहा है, रिलेटिवली जो डिफॉर्मेशन हुआ है फोर्स यानी जो भी स्ट्रक्चर है, मटेरियल है, उस जिसके ऊपर फोर्स लगाने से जो उस मटेरियल की शेप, साइज, उसके लेंथ, उसकी विड्थ के अंदर जो चेंजेस अपन को देखने को मिला है, तो इस स्ट्रेस इज रेफर्ड टू एज स्ट्रेन। तो इसी को अपन स्ट्रेन बोलते हैं। स्ट्रेन इज ए अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन दैट टेक प्लेस रिलेटिवली टू द ओरिजिनल लेंथ मटेरियल। इसके अंदर जो स्ट्रेन होता है, इसके अंदर क्या होता है, डिफॉर्मेशन हो जाता है। डिफॉर्मेशन टेक प्लेस रिलेटिवली ओरिजिनल लेंथ, मतलब जो उसकी ओरिजिनल लेंथ होती है वो डिफॉर्म हो जाती है, वो उसकी लेंथ कम ज़्यादा हो सकती है, तो इसको ही अपन स्ट्रेन बोलते हैं। इट कैन नॉट बी मेजर्ड डायरेक्टली बट इज कैलकुलेटेड मैथमेटिकली इन फॉलोइंग फॉर्मूला। यानी अपन इसको मेज़र नहीं कर सकते, स्ट्रेन को अपन मेज़र नहीं कर सकते, इसको फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, मतलब मैथमेटिकली जो फॉर्मूले होते हैं उनके अकॉर्डिंग अपन इसको देख सकते हैं। तो देखो जो L1 है ये डिनोट करती है इसकी ओरिजिनल लेंथ को, L2 फाइनल लेंथ को। ठीक है, अब देखते हैं यंग्स मॉड्यूल्स विच इज़ आल्सो नोन एज ए इलास्टिक मॉड्यूल्स। इसको
विस्को इलास्टिक मॉड्यूल्स के नाम से भी जानते हैं, इज़ ए मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ लाइनियर इलास्टिक सॉलिड मटेरियल। ये क्या होते हैं, जो लाइनियर इलास्टिक सॉलिड मटेरियल्स होती हैं, इनकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी होती है ये। इट डिफाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ये क्या करता है, डिफाइन करता है डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन को इन ए मटेरियल। द मॉड्यूल्स ऑफ इलास्टिक फाइबर्स डिफाइंस द mechanical behavior of the material and is a measure of the material's stiffness। ठीक है, ये क्या कहते हैं, जो मटेरियल की स्टिफनेस होती है उसको मेज़र करती है। ए वैल्यू फॉर स्टिफनेस कैन बी फाउंड बाय द डिवाइडिंग द लोड बाय द डिफॉर्मेशन फॉर एनी टू successive set of point in the elastic range of the curve। इनर्वेशन ऑफ रेजिस्टेंस इज called compliance। मतलब कि इनर्स ऑफ रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लिकेशन। इफ द स्लोप ऑफ द कर्व इज steep and the modules is elasticity is high, the material will exhibit a high degree of stiffness and low compliance। तो देखो फिगर में दिख पा रहा है। अब देखते हैं विस्को इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी रेफर्स टू ए मटेरियल एबिलिटी टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल स्टेट आफ्टर डिफॉर्मेशन। मतलब इलास्टिसिटी क्या बोलते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट डिफॉर्मेशन के बाद वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन ले सके, तो इसे बोलते हैं इलास्टिसिटी। वहीं अपन बोले विस्कोसिटी, तो विस्कोसिटी क्या होती है, रेफर टू ए मटेरियल्स रेजिस्टेंस टू फ्लो। विस्कोसिटी क्या होती है, कोई भी मटेरियल होता है उसके फ्लो के अंदर रेजिस्टेंस को विस्कोसिटी बोलते हैं। इट इज़ ए फ्लूइड प्रॉपर्टी। जो विस्कोसिटी होती है ये फ्लूइड प्रॉपर्टी होती है एंड डिपेंड होती है ऑन पीजी एंड वाटर कॉम्पोजिशन ऑफ टिश्यू पे। ए टिश्यू विथ हाई विस्कोसिटी विल एग्जिबिट हाई रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन। जिस टिश्यू की जितनी ज़्यादा विस्कोसिटी होगी वो उतनी ही ज़्यादा एग्जिबिट करेगा रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन। व्हेन फोर्स आर अप्लाइड टू वेरियस मटेरियल्स, जब फोर्स अप्लाई करेंगे वेरियस मटेरियल्स पे, द टिश्यू एग्जिबिट टाइम डिपेंडेंट एंड रेट डिपेंडेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, विस्कोसिटी damages as a temperature rise and increase as a pressure increase। All connective tissue are viscoelastic materials। Their behavior is time and history dependent and a combination of property of elasticity and viscosity। अब देखते हैं टाइम डिपेंडेंट एंड रेट डिपेंडेंट प्रॉपर्टी। विस्कोसिटी मटेरियल्स आर कैपेबल टू अंडरगो डिफॉर्मेशन अंडरलाई आइदर द टेंसाइल और द कंप्रेसिव फोर्स एंड द रिटर्निंग ऑफ देयर ओरिजिनल स्टेट आफ्टर रिमूविंग द फोर्स। However, their viscous quality make the deformation and return time dependent। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्रिप से। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। आपको वीडियो आई होप अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।